हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आरती सिंगला। तुम्हारे लिए लेके आई हूं सोशल साइंसेस के लास्ट दो चैप्टर्स जो हमारे हैं। चैप्टर नंबर 8 पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसी चैप्टर में हम रिहैबिलिटेशन भी पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये पूरा चैप्टर तुम्हारा इसी वीडियो में कवर रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना यार, कमेंट भी कर दिया करो। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 होपफुली आज ही अपलोड हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, सबसे जरूरी क्वेश्चन, क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री तुमने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक पढ़ी है या चैप्टर 9 में पढ़ोगे, वो सिर्फ इसी रीजन से कि भैया देश आजाद हो जाए, देश आजाद हो जाए। तो फाइनली हमारा जो ये देश है वो आजाद हो जाता है, तुम सबको पता है। जल्दी से बोलो मेरे साथ, 15 अगस्त 1947। तो इस दिन हमारा जो देश है बच्चे वो आजाद हो जाता है। और जितने भी हमारे लोग थे जिन्होंने भी फ्रीडम मांगी है ना, जिन्होंने भी जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी सिर्फ हमें फ्रीडम दिलाने के लिए, उनकी सबकी जो कुर्बानी है वो जाया नहीं गई। और फाइनली 200 साल की स्लेवरी के बाद और अपनी ब्रेवरी दिखाने के बाद फाइनली हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एरियाज वर नॉट इंक्लूडेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखो तुम्हें अच्छे से पता है कि मैम पाकिस्तान और इंडिया क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो मतलब जो हमारा पूरा इंडिया है उसमें से कुछ देश ऐसे, कुछ एरियाज, देश नहीं कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जो अब हमारे देश का पार्ट नहीं रहे, वो तुम्हें इसमें से बताना। नहीं आता तुम्हें नहीं पता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे। सिंध मैम इंडिया में कभी नहीं सुना, बालूचिस्तान पाकिस्तान में सुना है, फ्रंटियर प्रोविंस मैम इसके बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं। बंगाल और पंजाब इंडिया में है, असम और ओडिशा है, कश्मीर और हैदराबाद है। ऑप्शंस कौन सी बची, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, सिंध बालूचिस्तान एंड फ्रंटियर प्रोविंस, विच इज ऑब्वियसली योर आंसर। तो हमारा जो देश है इंडिपेंडेंट है बट डिवाइडेड भी है 15 अगस्त 1947 के बाद। जो हमारा सिंध बालूचिस्तान और फ्रंटियर प्रोविंस जहां पे पाकिस्तान है, वो सारे ही एरियाज अब हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, हमारे देश में इंक्लूडेड नहीं है। प्रोविंसेस हैं जो बंगाल और पंजाब के, वो इंक्लूडेड हैं, लेकिन वो भी फ्रेगमेंटेड स्टेट में, मतलब वो भी डिवाइड हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल है, मतलब ईस्ट बंगाल है, वो पाकिस्तान में चला गया। अब वो ईस्ट बंगाल, मतलब ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान भी नहीं है, अब वो बन चुका है बांग्लादेश। वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, ये एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने कब पास किया कि भैया ठीक है अब हम देश को आजादी दे देंगे। ये क्वेश्चन हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत से बच्चे, तुम्हारे ये जो सारे चैप्टर्स है ना इंटरकनेक्टेड हैं, एक चैप्टर से तुम्हें दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली है, तुम्हें पता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास करती है ब्रिटिश की पार्लियामेंट, ठीक है? अब बताओ, जून 1946 और सितंबर 1946 की अगर बात करें तो ये बहुत पुरानी डेट्स हो गई है ना, लेकिन जो ये हमारी क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो फाइनली, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि भैया अब ये लोग हमारे बस में नहीं आने वाले, क्लीमेंट एटली ने आके बोल दिया था कि मैं जून 1948 तक तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो फाइनली जुलाई 1947 में, मतलब जस्ट 2 महीने पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है कि भैया जाओ अपने अपने देश बनाने पे काम करना शुरू कर दो, हम तुम्हें आजाद करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। क्या उसमें कुछ फीचर्स थी जो एक्ट आया, वो क्या क्या फीचर्स से जल्दी से पढ़ते हैं। तुम्हें 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगस्त 1947 एक डेट अनाउंस कर दी कि भैया 2 डोमिनियंस बन जाएंगे, 2 ऐसे देश जो अपने फैसले अब से खुद लेंगे। डोमिनियन बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ठीक है, तो 2 डोमिनियंस बन जाएंगे, एक इंडिया रहेगा, एक पाकिस्तान रहेगा। लेकिन तुम लोगों में बाद में भी कोई कलेश ना हो, कोई लड़ाई ना हो, तो हम तुम्हारी बाउंड्रीज फिक्स करके जाएंगे। ठीक है, हम बता के जाएंगे कि इंडिया का एरिया कितना है और पाकिस्तान का एरिया कितना है।
मतलब अब ब्रिटिशर्स ये नहीं दिखा रहे कि वो लोग हम पे रूल करने आए थे, अब वो क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग आपस में लड़ रहे हो जिसके कारण ये पार्टीशन हो रही है, हम तुम्हें पार्टीशन करके देके जाएंगे ताकि भैया तुम कल को लड़ाई मत करना। अब उन्होंने बोला कि हर डोमिनियन का एक एक गवर्नर जनरल होगा, लेकिन अगर दोनों ही डोमिनियंस चाहती हैं कि भैया एक ही गवर्नर जनरल अपॉइंट करना है, इंडिया का भी वही रहेगा पाकिस्तान का भी वही रहेगा, तो भी तुम लोग देख लो, हम लोग एक गवर्नर जनरल दे देंगे। मतलब क्या सोचते थे ना ब्रिटिशर्स, तुमने हमें इतना डिवाइड डाल दिया, अब तुम्हें लगता है कि दोनों देश एक ही गवर्नर जनरल के लिए मान जाएंगे? नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ अच्छा बनना था तो उन्होंने बोल दिया कि भैया गवर्नर जनरल दोनों में एक एक होगा, तुम्हें एक ही चाहिए, मतलब दोनों का कॉमन चाहिए तो भी हमें बता दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया अब। ठीक है, फिर जब तक तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती, तब तक लॉ बनाने की पावर किसके हाथों में रहेगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही हाथों में रहेगी। हम लोग अपना जो पल्ला है वो झाड़ रहे हैं, हम तुम्हारे देश में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना इंडिया पे ना पाकिस्तान पे कोई भी राइट्स नहीं रहेंगे। फ्रीडम दे दी लोकल प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स वो थी जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, उन्होंने अपने इंडियंस को ही रूल करने के लिए छोड़ रखा था। मतलब प्रिंसली स्टेट्स कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में रहती थी, तो इन्होंने बोला कि भैया लोकल प्रिंसली स्टेट्स को हम आजाद छोड़ते हैं, तुम इंडिया ज्वाइन करना चाहते हो इंडिया कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हो पाकिस्तान कर लो, तुम अलग ही रहना चाहते हो भैया अलग रह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम ये देखो कि तुम आए, तुम हमें आजादी दे रहे हो, लेकिन तुम हमें कितनी पार्टीशन डाल रहे हो। पहले इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग करा दिए, उनके गवर्नर जनरल अलग करा दिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन अलग करा दिए, फिर तुम साइड हट गए कि भैया हमारे कोई राइट्स नहीं। अब इंडिया पाकिस्तान बना के तुम्हें चैन नहीं मिली कि तुम प्रिंसली स्टेट्स को भी बोल के जा रहे हो कि भाई कुछ भी कर लो तुम ज्वाइन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में दिया था सारा कुछ। अब तुम्हें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर टू डोमिनियंस क्रिएटेड इन 1947? आसान हो गया तुम्हारे लिए मैम, इंडिया और पाकिस्तान दो ही देश बने हमारे, 1947 में दो डोमिनियंस बन गई। ठीक है, next question, who had the power of legislation until constituent assemblies framed the constitution? जब तक constituent assemblies constitution frame कर रही हैं तब तक legislation की पावर किसके हाथ में? भैया जो constitution बना रहे, मैं constitution बना रही हूं, मैं सारे देश की पावर्स को डिसाइड कर रही हूँ, तो पावर मेरे पास ही होगी लॉ बनाने की। तो मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, सारी लेजिस्लेशन की पावर किसके हाथ में थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन टू, अकेला इंडिया ज्वाइन करो ना पाकिस्तान ज्वाइन करो, अकेला ना, तुम कुछ भी ज्वाइन करो, चाहे पाकिस्तान कर लो चाहे इंडिया कर लो चाहे इंडिपेंडेंट रह लो। इमेजिन यार हमारे देश में ना 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब अगर वो सब अलग अलग हो जाती, या कोई कहता मैं पाकिस्तान में जाना है, कोई कहता है इंडिया में जाना है, तो कितने सारे डॉट 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 होते हैं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का पार्ट तो होती ही नहीं। कितना गंदा लगता है हमारा मत। इसी रीजन से ना सरदार वल्लभ भाई पटेल आए कि भैया मैं इनको इकट्ठा करूंगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, पार्टीशन ऑफ इंडिया मेनली रिजल्टेड इन, डिवाइड हो गए, अब क्या होगा? अब सब लोग इधर से उधर भागेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे इंडिया में जाना है। ठीक है, मैं पाकिस्तान के एरिया में रह रही हूँ, मुझे इंडिया में जाना है। मैं इंडिया के एरिया में रह रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा परिवार तो सारा पाकिस्तान में, मुझे तो पाकिस्तान में जाना है। पार्टीशन के साथ क्या होता है बच्चे? पार्टीशन के साथ होती है माइग्रेशन, पार्टीशन के साथ होती है डिस्प्लेसमेंट, भागा दौड़ी। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, तो इसी माइग्रेशन के चक्कर में बहुत सारी वायलेंस भी हुई। पार्टीशन से क्या हुआ? लार्ज स्केल माइग्रेशन एंड वायलेंस। ना पार्टीशन से कुछ बढ़िया नहीं होता, प्रोस्पेरिटी हार्मनी स्टेबिलिटी सब पॉजिटिव वर्ड्स है। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का, बहुत जरूरी है ये सब। पाकिस्तान अपनी क्रिएशन के टाइम पे, पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन कंसिस्टेड ऑफ, पढ़ चुके हैं हम,
बंगाल और पंजाब दोनों डिवाइड हो गए, मतलब जो ईस्ट बंगाल था बच्चे वो क्या बन जाता है, ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट साइड थी जो, वो वेस्ट पाकिस्तान थी। ठीक है, मतलब जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तब दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन बाद में ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ये अलग से अपनी एक सेपरेटेड कंट्री बन गया, जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश। 1971 की बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, डेट भी याद रखनी जरूरी है। अब देखो, विच पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड अ मेजर कॉज ऑफ पार्टीशन। ब्रिटिशर्स की ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जिसके कारण हम एक्चुअल में डिवाइड हो गए। बच्चे एक ही है, उन्होंने क्या किया था, हिंदूज और मुस्लिम्स को आपस में डिवाइड कर दिया था। हिंदूज को भड़काने की कोशिश करी, हिंदूज नहीं भड़के। मुस्लिम्स को बोला कि भैया हिंदूज तुम्हें कभी तुम्हारे राइट्स नहीं देंगे। मुस्लिम्स इस बात को समझ गए और उन्होंने कर दिया, रौला डाल दिया। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल में क्या किया था, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ाई करा दो, आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे और हम आराम से बैठ के क्या करेंगे, रूल करेंगे। ये आइडियोलॉजी थी, यही पॉलिसी इन्होंने अपनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ताकि ये लोग डिवाइड कर सके। ठीक है, पॉलिसी क्या थी बच्चे, कि हमें अपना होल्ड करना है कंट्रोल इंडिया पे, इसलिए हम हिंदूज और मुस्लिम्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे। रिवोल्ट हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंडिया में कम्युनलिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। कम्युनलिज्म क्या होती है, कम्युनलिज्म का मतलब होता है बच्चे, जब तुम एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हो, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, इग्नोरिंग ऑल दी अदर कम्युनिटीज। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मुस्लिम्स को बोल रही थी कि हाँ आप लोग तो बहुत अच्छे हो, है ना, हिंदूज आपके लिए ये नहीं करते, हिंदूज तुम्हें ये नहीं देंगे, तुम ये डिजर्व करते हो, तुम वो डिजर्व करते हो, बातों में आ गए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को फेवर करना स्टार्ट कर दिया और कम्युनलिज्म को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हर एक एफर्ट किया कि हिंदूज और मुस्लिम्स में जो ट्रस्ट है, जो एक दूसरे का भाईचारा है, वो टूट जाए। शुरुआत कहां से, बंगाल की पार्टीशन से। 1905 में बंगाल को रिलीजन के बेसिस पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हिंदूज जहां पे मेजोरिटी में थे उस एरिया को अलग कर दिया, मुस्लिम्स जहां पे मेजोरिटी में थे उस एरिया को अलग कर दिया। जो हमारे एक्ट थे 1909 और 1919 के जो भी एक्ट आते हैं उनमें भी कम्युनलिज्म को प्रमोट बहुत ज्यादा किया गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर पार्टीशन। बच्चे अब इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझो। एक तुम्हें पूछ रहा है कि पार्टीशन हुई किस ब्रिटिश पॉलिसी के कारण, एक तुम्हें पूछ रहा है कि बताओ पार्टीशन हुई तो उसका आखिर में रीजन क्या था। रीजन क्या था बच्चे उसका, कम्युनल आइडियोलॉजी। पार्टीशन इसलिए नहीं हुई कि ब्रिटिश आके करा के गए, पार्टीशन इसमें हुई, इसलिए हुई क्योंकि हमारी जो कम्युनिटीज थी उनमें मैं आ गई, है ना, उनमें ये मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगा कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनल आइडियोलॉजी के बेसिस पे जब हमारा देश चलने लगा, हमारे देश में क्या पड़ गई, पार्टीशन। ठीक है, अब कम्युनल आइडियोलॉजी सिखाई किसने हमें, बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने सिखाई। ठीक है, अगर हम लोग नहीं सीखते तो हम डिवाइड नहीं होते, हमने सीख ली इसलिए हम डिवाइड हो गए। तो मेन रीजन है कम्युनल आइडियोलॉजी। लेकिन ये कम्युनल आइडियोलॉजी दी किसने, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, पार्टीशन वाज डन टू, पार्टीशन कर दिया, बंगाल को डिवाइड कर दिया, क्यों किया। ब्रिटिशर्स कहते यार हमें ना तुम्हारा जो बंगाल है उसको डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, बहुत बड़ा है बंगाल, हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किया क्यों, बोलने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए, लेकिन असल में डिवाइड किया कम्युनलिज्म डिवीजन क्रिएट करने के लिए। ना तो कांग्रेस को सपोर्ट करना, ना ही इंप्रूव करनी है एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही नेशनलिज्म को प्रमोट करना। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करनी है, लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए। असल में क्या मोटिव है, कम्युनल डिवीजन क्रिएट करना, जिसके कारण जो बंगाल था वो डिवाइड हो जाता है 1905 में। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज यही एक रीजन है कि आज हम लोग इंडिया और पाकिस्तान दो देश हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुस्लिम लीग कब स्टैब्लिश होती है? बहुत ही आसान है, सबसे पहले आती है कांग्रेस। कांग्रेस को याद रखो, वैसे सारी जितनी भी तुम्हारी मूवमेंट्स हुई हैं, है ना, या सत्याग्रह हुए हैं, सब 1900 में हुए। कांग्रेस 1885 में सबसे पुरानी है। 05 में क्या बनता है भैया? बंगाल बन जाता है, हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया। जैसे ही तुमने हमें डिवाइड किया, अगले ही साल तुमने कुछ मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा हल्लाशेरी दे दी, है ना, डिवाइड करने के लिए, जिसके कारण 1906 में अगले ही साल मुस्लिम लीग बन जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 1919 तुम्हें पता है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग एंड तुम्हारा खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। एस्टैब्लिश होती है मुस्लिम लीग 1906 में। क्यों होती है? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत इनकरेज किया। क्यों इनकरेज किया? कि भैया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लो, अगर तुम देश में रहना चाहते हो, नहीं हिंदूज तुम्हें कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ये बोल के इनको क्या कर दिया? प्रोवोक कर दिया। Which movement was not supported by Muslim League? अब मुस्लिम लीग वो सब सपोर्ट कर रही थी जो हम क्या बोलते हैं, हिंदूज सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मतलब ये हमारे एंटी हो चुके थे। खिलाफत मूवमेंट किसकी थी? मुस्लिम्स की ही मूवमेंट थी, तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसकी थी? हमारी थी भाई, हिंदूज की। महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। इन्होंने बोला ये हिंदूज की मूवमेंट है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सीडीएम को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। नॉन कोऑपरेशन को किया, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट इकट्ठी स्टार्ट हुई थी, इसलिए खिलाफत को सपोर्ट करना मतलब नॉन कोऑपरेशन को भी सपोर्ट करना। साइमन कमीशन मूवमेंट नहीं थी, ये एक प्रोटेस्ट था कि साइमन कमीशन को हम देश में नहीं आने देंगे, जिसमें इन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया, ठीक है। आंसर क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये हमारा मूवमेंट नहीं है, ये सिंपली एक प्रोटेस्ट था, कमीशन था जो आया जिसके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस प्रोटेस्ट में भी, इसकी अपोजिशन में भी जो तुम्हारी मुस्लिम लीग है वो नहीं गई। आंसर इसका आएगा सीडीएम, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और साइमन कमीशन को अपोज करना, दोनों ही चीजों में मुस्लिम लीग ने हमें सपोर्ट नहीं किया। रिलेशन से जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, वो ना बस 5-6 साल ही बढ़िया रहे, उससे ज्यादा वो कभी टिके ही नहीं, ठीक है। गांधी जी को मुस्लिम लीग ने कभी सपोर्ट नहीं किया, ना तो साइमन कमीशन अपोज करने में, ना ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। 1939 में जब कांग्रेस की कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, ब्रिटिश की कोई पॉलिसी के कारण, तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के लीडर, इन्होंने लिबरेशन डे मनाया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कैबिनेट ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। इन्होंने बोला आज से हम रूल करेंगे, हम लोग फ्री हो गए हैं, इसलिए इन्होंने क्या सेलिब्रेट किया? लिबरेशन डे। डिमांड थी जो पाकिस्तान की, वो कब एक्चुअल में बनाई गई, फॉर्मली कब आई? पहले तो हमने बोला कि ठीक है हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, तुमने लिबरेशन डे अनाउंस कर दिया 1939 में। अब तुम्हारी जो डिमांड्स है ना वो बढ़ रही हैं, अब तुम्हारी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि तुम में कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब जैसे ही 1939 में ये लोग लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, उसके अगले ही साल 1940 में ये लोग क्या कर देते हैं बच्चे? डिमांड कर लेते हैं कि भैया पाकिस्तान बना दो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गई है, अब तो हमें इंडिया से ब्रिटिश भगाना हमारा मोटिव नहीं है, अब तो हमें पाकिस्तान चाहिए। मतलब ब्रिटिशर्स ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग स्टार्टेड फाइटिंग फॉर अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। कब? 1940 में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए फाइट करना स्टार्ट कर दिया बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भैया अब हमें अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री दे दो पाकिस्तान। कम्युनलिज्म के कारण जो पाकिस्तान थी वो एक्चुअल में आज के समय में एग्जिस्ट करती है। इंटरिम गवर्नमेंट की लीडरशिप किसको दी गई? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि जब हमारी देश की सरकार एक्चुअल में फर्स्ट गवर्नमेंट बनी इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनती है उसके लीडर कौन रहते हैं बच्चे? जवाहरलाल नेहरू। आसान याद रहेगा। अब जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान आता है, उसमें बोल दिया जाता है कि तुम लोग अपनी गवर्नमेंट बनाओ, ठीक है। तो
इंटरिम गवर्नमेंट बनानी थी तो हमने बोला कि भैया हम जवाहरलाल नेहरू के अंडर बनाएंगे। कब बनाई? सितंबर 1946 में। 46 में ये स्टार्ट हो गया था कि अपने इंडिया को आजादी मिल जाएगी। मुस्लिम लीग ने पहले तो बॉयकॉट किया कि हम तो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस कर रही है हमें तो उसको अपोज ही करना है, ये मुस्लिम लीग ने ठान ली थी। लेकिन कुछ बदला, कांग्रेस को लगा शायद मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स बदल गए हैं, क्योंकि मुस्लिम्स ने बोला कि ठीक है हम इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। कांग्रेस तो खुश होगी कि अगर ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे मतलब ये लोग थोड़ा समझने लगे हैं तो शायद हमारा देश पार्टीशन से बच जाए। लेकिन इन लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं था। पढ़ेंगे वो हम ऐसा क्यों नहीं था। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंडेड ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है, हमने पहले ही पढ़ा, मैंने तुम्हें बोला भाई कि उसको एक बार रिवाइज पक्का करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो क्या उससे ब्रिटिश अथॉरिटी खत्म हो जाती है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक क्लॉज था कि ब्रिटिश ने बोला कि भैया आज से तुम्हारे कंट्री में हमारे कोई राइट्स नहीं रहेंगे। कब से? 15 अगस्त 1947 से। अब ऐसा क्यों था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने ब्रिटिश अथॉरिटी खत्म कर दी? क्योंकि इट ट्रांसफर्ड पावर्स टू द इंडियन एंड पाकिस्तानी डोमिनियंस। बिल्कुल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भैया आज से तुम्हारा एक गवर्नर जनरल रहेगा, ठीक है, वही तुम्हारी मतलब एरिया को चेकआउट करेगा। देन जो लॉ मेकिंग पावर है, लेजिस्लेशन की पावर, जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास रहेंगी, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो उन्होंने जो पावर थी वो ट्रांसफर कर दी और ब्रिटिश की जो अथॉरिटी थी वो खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्जांपल ऑफ कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिसी। अब पहले देखते हैं कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी क्या थी। अपीजमेंट से मुझे एक वर्ड याद आता है, प्लीज करना किसी को, ठीक है। मतलब कांग्रेस कोशिश कर रही थी बार बार मुस्लिम लीग को प्लीज करने की। मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको बहुत इंपॉर्टेंट फील कराने की, उनसे बातचीत शुरू करने की कि भैया हमारा मोटिव यहाँ पे खड़े होके ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर भेजना है देश से, ना कि अपने कंट्री में डिवाइड क्रिएट कर लेना। अब होता क्या है कि इसी रीजन से जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने तो भैया अपने को अंडी एडवांटेज समझ लिया कि मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बिना कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती है। और इसी रीजन से वो निकल लिए ये बोल के कि भाई हमें तो पार्टीशन चाहिए। उनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिला जस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिसी। अपीजमेंट पॉलिसी क्या थी? मुस्लिम लीग को मनाना कि भैया तुम अपनी जिद छोड़ दो, ब्रिटिश को बाहर निकालते हैं, ठीक है। लखनऊ पैक्ट उसकी एक एग्जाम्पल थी, बिल्कुल थी। क्यों ये एग्जाम्पल है? बिकॉज कांग्रेस वांटेड मुस्लिम लीग्स सपोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बिल्कुल, है ना। कांग्रेस को क्या चाहिए था कि वो मुस्लिम लीग को बाहर निकाल दें। मुस्लिम लीग से मिलके कांग्रेस को मुस्लिम लीग का सपोर्ट चाहिए था ताकि वो ब्रिटिश रूल को खत्म कर दें, ठीक है। अब देखो कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी। कांग्रेस वांटेड द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम लीग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इनमें मुस्लिम लीग को अपने साथ सपोर्ट में लेके आने के लिए इन्होंने क्या क्या किया? लखनऊ पैक्ट 1916, फिर खिलाफत मूवमेंट में भी गई है 1919 में। देन गांधी जी ने जिन्ना के साथ बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस भी करी कि भैया मान जाओ मान जाओ मान जाओ। मुस्लिम लीग की हर बात मानने को तैयार थे, बस तुम पार्टीशन मत करो। दिस एनकरेज्ड कम्युनलिज्म। अपीजमेंट पॉलिसी से कम्युनलिज्म खत्म होने के बजाय और बढ़ जाता है और मुस्लिम लीग हर एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर देती है कांग्रेस के काम में बाधा बनने के लिए। क्योंकि अगर कांग्रेस अपनी फंक्शनिंग में सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर मुस्लिम लीग को शायद पाकिस्तान ना मिल पाए। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को हर जगह परेशान करना स्टार्ट कर दिया। फेलियर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट स्ट्रेंथेंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, अब जो मुस्लिम लीग ने पहले बॉयकॉट करने के बाद फिर बोला कि ठीक है हम इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि हम कांग्रेस के काम में बाधा रुकावट बनना चाहते हैं। इसीलिए जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो फेल हो जाती है बिकॉज उनको जो एक गवर्नमेंट में सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला।
अब जैसे इंटरिम गवर्नमेंट फेल हुई है, प्रूव हो गया कि भैया इंडिया में लोग अपनी हिंदूज अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, तो अब उन्होंने और प्रेस करना स्टार्ट कर दिया कि हमें तो हमारा पाकिस्तान चाहिए। अब फेलियर स्ट्रेंथेंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। क्यों? मुस्लिम लीग डेलिबरेटली ऑब्स्ट्रक्टेड इट्स फंक्शनिंग। बिल्कुल, मुस्लिम लीग ने डेलिबरेटली उसकी फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट किया, रुकावट बनी। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, लेकिन क्या ये बिल्कुल सही रीजनिंग है कि फेलियर था जो इंटरिम गवर्नमेंट का, उसने डिमांड तो स्ट्रेंथन कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मुस्लिम लीग ने जानबूझ के उनकी फंक्शनिंग में बाधा बने हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों फेल हो जाती है वो? क्योंकि ये लोग बाधा बन जाते हैं। ठीक है, बाधा बन गए, वो फेल हो गई, और उसका रिजल्ट क्या आता है? उन्होंने अपनी डिमांड को और बढ़ा लिया। ठीक है, अब देखो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, मुस्लिम लीग उसमें पार्टिसिपेट करती है, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं लियाकत अली, जो मुस्लिम लीग का हिस्सा। अब उन्होंने कांग्रेस काम ना कर पाए, वो अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली ऑपरेट ना कर पाए, इसके लिए बहुत सारी रुकावटें डालनी शुरू कर दी। मुस्लिम लीग स्टार्टेड रिजेक्टिंग एवरी सजेशन ऑफ द कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के हर एक सजेशन को मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस डे बोल रही है तो मुस्लिम लीग नाइट बोल रही है, ऐसा एक उन्होंने वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। रियल ऑब्जेक्टिव क्या था मुस्लिम लीग का? इंटरिम गवर्नमेंट का फेलियर। वो चाहते थे कि कांग्रेस ने जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है वो फेल हो जाए। उसी समय पे जो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने और ज्यादा जोर से अपने डिमांड लोगों को सुनानी शुरू कर दी कि भैया हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। राइट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पूरे देश में। कम्युनल राइट्स इंक्रीज्ड शार्पली बिफोर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है उसके बाद, उस टाइम पे उसके फेलियर के बाद बहुत से राइट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और इंटरिम गवर्नमेंट बनती कब है? बिफोर द पार्टीशन। अब ऐसा क्यों है कि इंडिपेंडेंस से पहले ये राइट्स इतने बढ़े? बच्चे, राइट्स बढ़ने का कारण ब्रिटिशर्स का आना नहीं था, राइट्स बढ़ने का कारण था हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी का टूट जाना। अब मुस्लिम्स हर एक काम कर रहे थे जिससे कि उनका देश है वो आजाद हो जाए। अब मतलब उनका देश है जो क्रिएट हो जाए, उसके लिए उन्हें वायलेंस करनी पड़े, लोगों को मारना पीटना पड़े, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसी रीजन से यहाँ पे क्या होता है कि जो कम्युनल राइट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंस से पहले ही बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़े? क्योंकि मुस्लिम लीग ने ऑर्गेनाइज कर दिया राइट्स टू प्रेशराइज द कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस को प्रेशराइज करने के लिए मुस्लिम लीग हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब कम्युनल राइट्स बढ़े क्योंकि मुस्लिम लीग ने ऑर्गेनाइज किए थे ये। तो हमारा ए ऑप्शन मुझे तो लगता है करेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो, द रिजल्ट ऑफ repeatedly praying to Muhammad Ali Jinnah was that he got undue importance and always opposed the Congress. मोहम्मद अली जिन्हा को हम लोग रिपीटेडली बुला रहे हैं, भाई आ जाओ आ जाओ, हमें तुमसे बात करनी है, हम चाहते हैं कि तुम पार्टीशन को बंद कर दो। अब मोहम्मद अली जिन्हा को लगा कि भाई मेरे बिना तो ये लोग सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने हर जगह कांग्रेस को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। कंडीशन बहुत खराब होती गई, कम्युनल राइट्स बढ़ते गए। ठीक है, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग थी। अब होता है ना कि एक दोस्त होता है हर एक ग्रुप में जो चिंगारी छोड़ देता है और लड़ने कोई और लग जाते हैं लोग। वही चीज यहाँ पे है कि कम्युनल राइट्स जो बहुत ज्यादा बढ़ गए, मुस्लिम लीग थी वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो सिर्फ एक चिंगारी छोड़ी थी। ठीक है, अब वहां पे मुस्लिम लीग ने उसको पकड़ा और उसमें उन्होंने कर दी लड़ाई शुरू। ब्लेम सारा मुस्लिम लीग के ऊपर चला गया। डिवाइड कराने का मेन रीजन कौन था? किसकी पॉलिसी थी रीजन? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कांग्रेस अब कन्विंस हो चुकी थी कि भैया अब हमें पार्टीशन मानना ही पड़ेगा, चाहे वो अननेसेसरी पार्टीशन है, लेकिन अब हमारी जरूरत बन गई है कि अगर हमें अपने देश में पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो हमें पार्टीशन करना ही करना पड़ेगा। पार्टीशन वाज द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल्स एक्शन। अब तुम में से बहुत बच्चे सोचेंगे यस मैम पार्टीशन हुई मोहम्मद अली जिन्हा के कारण, बट नहीं बच्चे, पार्टीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण भी हुई है। पार्टीशन उन सब लोगों के कारण भी हुई है जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्हा को सपोर्ट किया। पार्टीशन उन लोगों के कारण भी हुई है जो उनको नहीं रोक सके। ठीक है, पार्टीशन कभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं था,
मतलब अगर तुम्हारा ए फॉल्स है तो तुम्हारा डी ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। बच्चे ये असर्शन रीजन करते हुए ऑप्शंस हर क्वेश्चन की एक बार पढ़ लेना, कई बार ऑप्शंस ऊपर नीचे होती हैं, ऑप्शंस अलग भी आ सकती हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार सेकंड पढ़ लेते हैं। सेवरल पॉलिटिकल, कम्युनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। एक सिंगल इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं था जिसके कारण पार्टीशन हुई, बहुत से पॉलिटिकल, ब्रिटिश की पॉलिसी, कम्युनल आइडियोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर से जो रिस्पॉन्सिबल थे। तो हमारा ऑप्शन तो डी आएगा, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसको अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो अगर आती है। पार्टीशन का ब्लेम किस पे गया? पाकिस्तान के देखो जो राइटर्स और पॉलिटिशियंस है वो बोलते भैया कांग्रेस और उसके लीडर्स की गलती है कि पार्टीशन हो गई। जो इंडिया के हिस्टोरियंस और राइटर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो बोलते हैं भैया मुस्लिम लीग के कारण डिवाइड हुआ है, ठीक है इंडिया। मतलब तुमने एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। आखिर में ब्लेम करना किसको चाहिए था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इनफैक्ट कोई भी एक पर्सन या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। नहीं हमने पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट का फेल होना, ठीक है, अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाना कांग्रेस की तरफ से, तो बहुत से रीजंस थे जिसके कारण इवन कांग्रेस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। यार तुम लोगों ने इतना एक बंदे को इंपॉर्टेंस दे दी कि उसको लगने लगा कि मेरे बिना ये सरवाइव ही नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंस ब्रॉट बोथ जॉय एंड ट्रेजेडी। बिल्कुल आजाद हो गए, बहुत खुशी थी, लेकिन बट भी गए, उसका गम भी था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, असर्शन। along with freedom partition caused mass displacement। बिल्कुल इंडिपेंडेंस से खुशी तो मिली, फ्रीडम तो मिली, लेकिन दुख भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पार्टीशन हो गई। सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। While the joys of creation of new countries were being celebrated, lakhs of innocent people were forced to leave their homeland। ठीक है, नेटिव लैंड, होम, सब कुछ उन्हें अपना छोड़ना पड़ा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा दुख भी था हमें। Which areas are badly affected by communal riots after direct action? मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर देते हैं कि भैया बस अब तो हम इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। कौन से एरियाज अफेक्टेड थे बच्चे? एक बात याद रखना इस क्वेश्चन के लिए, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जो जिनको भी बंटना पड़ा? वन वाज पंजाब, अनदर वाज बंगाल। तो जब भी कम्युनल राइट्स ज्यादा होंगे वो किसमें होंगे? बंगाल और पंजाब में होंगे, क्योंकि इनको ये एरियाज अपने अंडर चाहिए थे, ठीक है। इनके एरियाज डिवाइड हुए तो ये सबसे ज्यादा बैडली अफेक्टेड थे। मुस्लिम लीग वॉज गेटिंग रेस्टलेस। मुस्लिम लीग पागल हो रही थी, उनको ना रातों को नींद नहीं आ रही थी कि भाई हमें पाकिस्तान बनाना है और पावर चाहिए, ठीक है। पावर की भूख हो रही है यहाँ पे, सत्ता की भूख हो रही है। इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया और डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया 16 अगस्त 1946 को। और बहुत सारे रायट्स हुए, पहले बंगाल से स्टार्ट होते हैं, कोलकाता में कैपिटल है, ठीक है। मुस्लिम्स ने हजारों लाखों हिंदूज को मारा, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये करके जो कम्युनल राइट्स है वो और बहुत से प्लेसेस में जाने लगे, नौखली, त्रिपुरा, रावलपिंडी, झेलम, मुल्तान, लाहौर, अमृतसर, मतलब मेनली बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एरियाज। यही एरियाज थे जो एक्चुअल में हम लोगों से छीन भी लिए गए थे, आधा बंगाल छीन लिया, आधा पंजाब छीन लिया। कांग्रेस फाइनली एक्सेप्टेड पार्टीशन, क्यों माने? पावर गेन करने के लिए ना, ब्रिटिशर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ना, सब स्टॉप लार्ज स्केल ब्लडशेड। बिल्कुल कांग्रेस को मानना पड़ा कि ठीक है भाई देश को डिवाइड कर लो, एटलीस्ट जो खून खराबा हो रहा है वो तो रुकेगा, ठीक है। सो दिस वाज द ओनली रीजन। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि कांग्रेस को मारना पड़ा कि भैया देश में पीस मेंटेन करने के लिए हमें, ब्लडशेड को रोकने के लिए हमें पार्टीशन करनी ही करनी पड़ेगी। लॉर्ड एटली अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हम लोग तुम्हारे देश को आजाद कर देंगे। कब आजाद करोगे? डेट्स तुम्हें याद नहीं रहती हैं, थोड़ा सा जब भी कोई डेट पढ़ते हो ना उसको रिवाइज करना स्टार्ट किया करो। 15 अगस्त क्या था? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। 16 अगस्त एक ही साल पहले मुस्लिम लीग ने क्या दिया था तुम्हें? बताओ क्या दिया था? मुस्लिम लीग ने तुम्हें डायरेक्ट एक्शन दे दिया था।
ठीक है, 3 जून 1947 में माउंटबेटन आए थे प्लान लेके, और 20 फरवरी 1947 की शुरुआत में ही लॉर्ड एटली ने अनाउंस कर दिया कि भाई जाओ, तुम्हें तुम्हारा देश दे रहे हैं, जून 1948 तक इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो पीएम ऑफ इंग्लैंड थे जो मिस्टर एटली, लॉर्ड क्लीमेंट एटली, उन्होंने बोला इंडिया को छोड़ने के लिए 1948 की जून तक। मुस्लिम लीग को और हल्लाशेरी मिल गई कि भैया ठीक है चलो और स्ट्रगल करते हैं, अब तो इंडिया से अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाएगी तो मतलब इंडिया से पाकिस्तान भी जल्दी बन जाएगा। उनको और हल्लाशेरी मिल गई और ज्यादा राइट्स इन्होंने बढ़ा दिए ताकि गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकें। हिंदूज और मुस्लिम्स की और ज्यादा जो एनिमिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कम्युनल राइट्स हो जाते हैं बंगाल, असम, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। अब होता क्या है, सिविल वॉर सिचुएशन बन जाती है। पहले हम बाहर वालों से लड़ रहे थे, आसान था। अब हम किससे लड़ रहे हैं, अपने देश के लोगों से लड़ रहे हैं, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं। सिविल वॉर होती है जब एक ही देश की दो कम्युनिटीज या दो से ज्यादा कम्युनिटीज की आपस में लड़ाई होने लग जाए। अब होता क्या है इस सिचुएशन में, कांग्रेस को चूज करना पड़ा, या तो सिविल वॉर हो जाए या फिर देश बंट जाए। उन्होंने बोला देश बांट लो, हम वॉर नहीं करना चाहते। अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन पार्टीशन वाज इनएविटेबल। माउंटबेटन मजबूर हो गया था कि भैया पार्टीशन तो करनी ही करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटिश चाहती है नहीं, कांग्रेस डिमांड कर रही है। कांग्रेस ने तो ऐसी कोई डिमांड नहीं करी, प्रिंसली स्टेट्स ने भी ऐसी कोई डिमांड नहीं करी भाई। मुस्लिम लीग ही चुप नहीं कर रही थी। मुस्लिम लीग का जो बिहेवियर था, जो उनका एटीट्यूड था, वो बहुत जिद्दी हो गया था। ठीक है, न्यू वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें पार्टीशन का प्लान दिया था। लीडर से बात करने के बाद इन्होंने एक डिसीजन लिया कि भैया पॉसिबल नहीं है एक अग्रीमेंट पे पहुंचना, क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत जिद्दी हो रही है, उनको तो पार्टीशन ही चाहिए। तो अगर तुम चाहते हो कि देश की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। पार्टीशन प्लान ये लेके आते हैं 3 जून को, हमने पहले ही कर लिया है ये डेट। ठीक है, सर्कमस्टांसेस से फोर्स होके कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है भाई पार्टीशन कर दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ये पार्टीशन ले आते हैं 3 जून 1947 को। कौन ये पार्टीशन का प्लान अनाउंस करता है, लॉर्ड माउंटबेटन। विच लीडर स्ट्रांगली अपोज्ड, किन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया, महात्मा गांधी जी ने। अगर तुम्हें याद है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अगर तुम देश को डिवाइड करोगे तो मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, मैं डिवाइड नहीं होने दूंगा। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स बहुत थक चुके थे एंड मोरओवर बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा था, जिसके कारण आखिर में गांधी जी भी मान गए कि भैया ठीक है पार्टीशन कर लो, ब्लडशेड को रोक दो। आयरन मैन किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो फरिश्ता थे हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश में वो छोटे छोटे डॉट्स नहीं लगने दिए, हमें एक बहुत ही बढ़िया सा मैप दिया। क्योंकि 562 प्रिंसली स्टेट्स जो अपनी मर्जी से चूज कर सकती थी कि उन्हें इंडिया जाना है, पाकिस्तान जाना है, अलग रहना है, उन 562 स्टेट्स को इकट्ठा करने का काम किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किनके साथ मिलके, वीपी मेनन के साथ मिलके। इसलिए इनको आयरन मैन बोलते हैं। ये जैसे होता है लोहे की तरह खड़े रहे, 562 स्टेट्स को इकट्ठा करके छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं मतलब इंडिया को फ्रीडम मिल तो गई है, नहीं तो मैं रहूंगा ही नहीं, मैं इन सारी स्टेट्स को इकट्ठा करके छोड़ूंगा। इनको बिस्मार्क भी बोलते हैं इंडिया का, और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बहुत ही टैलेंटेड पॉलिटिशियन है जिनके कारण हमारा देश एकजुट हो पाया, 562 स्टेट्स इकट्ठी है। वीपी मेनन ने सरदार पटेल के साथ बहुत नजदीकी से काम किया एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मिनिस्ट्री। सारी स्टेट्स को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इन्होंने ली और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर काम किया। ये भी इंटेलिजेंट और एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे, इन्होंने सरदार पटेल के साथ बहुत बढ़िया काम किया है और प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। स्टार्टिंग में सारी प्रिंसली स्टेट्स मान गई 3 जगह को छोड़ के, याद रखना, जूनागढ़,
देन तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद। अब जूनागढ़ की क्या प्रॉब्लम थी, जूनागढ़ एक ऐसा एरिया था जहाँ पे पॉपुलेशन तो हिंदूज की थी, लेकिन जो नवाब ठहरे वहां के भैया वो तो पाकिस्तानी है, ठीक है, मुस्लिम है। अब नवाब तो नवाब, वो कहते हैं मैं तो भाई जाऊंगा पाकिस्तान में। अब तुम्हारी पॉपुलेशन हिंदू है, तुम्हारा पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर मैच नहीं करता है, तुम कैसे पाकिस्तान को निकल जाओगे ना, मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया इंडियंस ने बाय हुक और बाय क्रुक। जूनागढ़ साउथ वेस्ट ऑफ कथियावर में, गुजरात की तरफ में, पॉपुलेशन 80% लोग हिंदू हैं, लेकिन भाई साहब नवाब तो नवाब ठहरे, वो तो मुस्लिम निकले। अब जोग्राफिकल साइड तुम्हारी है नहीं, मतलब तुम्हारा पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, नवाब जी कहते मैं तो पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा। अब जो लोग थे वो उसको मना करने लगे कि भैया हम तुम्हारी इस अनाउंसमेंट को अपोज करते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इंडियन आर्मी की तरफ से कौन गया कि जूनागढ़ को कैप्चर करने के लिए, ये गए थे बेटा गुरदयाल सिंह। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस और रहते हैं जहां पे तुम्हें नाम पता होने चाहिए। अब देखो गया कौन, इंडिया की तरफ से, ठीक है, जाएगा कौन, एक पंजाबी। आर्मी को लीड पंजाबी इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत जिगरे वाले होते हैं पंजाबी, ठीक है। याद रखो इंडियन आर्मी को जूनागढ़ से बचाना, मतलब जूनागढ़ को इंडिया में इन्वॉल्व करने के लिए कौन गया इंडियन आर्मी की तरफ से, वो गए थे गुरदयाल सिंह, ठीक है। नवाब थे जूनागढ़ के, उन्होंने अपनी आर्मीज भेज दी नेबरिंग प्रिंसली स्टेट्स में, मागरौल और बबरियाबाद। इन दोनों प्रिंसली स्टेट्स ने ऑलरेडी इंडिया के साथ अपना कनेक्शन बना लिया था कि हम इंडिया में होंगे, लेकिन ये नवाब जी ने बोला कि भैया दोनों ही प्रिंसली स्टेट्स जूनागढ़ का पार्ट है, वो तो ऑलरेडी इंडिया को ज्वाइन कर चुके थे, इंडियन यूनियन को। इंडियन गवर्नमेंट को गुस्सा आया कि यार तुम अपना तो हट नहीं रहे हो, तुमसे अपनी एरिया तो संभल नहीं रहा है, तुम हमारी नाक में क्यों दम कर रहे हो, है ना, तुम हमारे इंडियन यूनियन की भी स्टेट्स को पकड़ी जा रहे हो। आर्मी भेजी गुरदयाल सिंह की लीडरशिप के अंडर कि भैया उनको जाकर चुप करा के आओ, अच्छा सा जवाब दो करारा से कि उसके बाद खड़े ना हो। मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन इंडिया पीसफुली, बिल्कुल कर लिया। 3 लोगों को दिक्कत हुई, जम्मू मानना यार उसकी प्रॉब्लम थी बेचारे की, है ना, लेकिन हैदराबाद और जूनागढ़ वाले वैसे ही रोई जा रहे थे। क्यों इन्होंने पीसफुली ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि सरदार पटेल ने अपनी बहुत ही बढ़िया दिमाग, इंटेलिजेंस से काम लिया था, बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए यार फिर तो तुम्हारे मजे लग जाएंगे एग्जाम में, है ना। अब देखते हैं सरदार पटेल ने ये काम कैसे किया था। जुलाई 4 1947 में, ठीक है, जून 3 को तो इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हाँ ठीक है पार्टीशन होगी। जुलाई 4 1947 में सरदार पटेल सब स्टेट्स वालों को, प्रिंसली स्टेट्स को अपील करते हैं कि भाई तुम इंडियन यूनियन में आ जाओ, हम सबका फायदा इसी में है, चाहे वो सिक्योरिटी मैटर्स में हो, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स मैटर में हो, या फिर कम्युनिकेशन में हो। उसके बाद अनाउंसमेंट करने के बाद इन्होंने एक लेटर प्रिपेयर किया जहां पे इन्होंने लिखा, सारा अपनी बात लिखी। फिर ये लेटर लेके कुछ रूलर्स के पास तो खुद गए पर्सनली, ठीक है, कुछ को भेज दिया, और सबने ये लेटर पे साइन कर दिया। सिर्फ 3 प्रिंसली स्टेट्स बच गई, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। मानने ही नहीं यार, मतलब हद है। जूनागढ़ का एक सेशन टू पाकिस्तान वाज अपोज्ड बाय इट्स पीपल। क्या पाकिस्तान के लोगों ने मना किया कि भाई हम, सॉरी, जूनागढ़ के लोगों ने क्या मना किया कि भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते? बिल्कुल किया। जूनागढ़ ने साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों किया? क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मैम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए पूरे पूरे नंबर लेके आने वाले सिस्टम में, है ना। चलो नेक्स्ट, हैदराबाद वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। अब जूनागढ़ ने तो बोला मैं पाकिस्तान जाऊंगा, तुम्हारा लेना देना नहीं है यार, फिर तुम रौला डाली जा रहे हो। हैदराबाद वाले तो कहते हैं हम तो अकेले रहेंगे, ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। रिक्वेस्ट भी करी बेचारों ने कि यार हमें भी अलग देश बना दो, लेकिन मना कर गए माउंट बेटन की ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हैदराबाद अकेला रहना चाहता था, क्यों? क्योंकि निजाम ने रिफ्यूज कर दिया दोनों ही डोमिनियंस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब देखो हैदराबाद क्या है, ये भी एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट है जिसके रूलर थे या निजाम थे मीर ओस्मान अली खान बहादुर।
ठीक है, जितना बड़ा नाम उतने बड़े ये पंगे लेते थे। पॉपुलेशन 85% थी हिंदूज की वहां पे, वहां भी हिंदूज मेजोरिटी में थे। जून 1947 में अभी अनाउंसमेंट हुई थी इंडिया पाकिस्तान के लिए कि निजाम इशू करते हैं डिक्री कि वो ना तो इंडिया में ना पाकिस्तान में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि ये आजाद होना चाहते हैं। अगस्त 15 1947 से इन्होंने उस डिक्री में ये भी लिखा कि अगस्त 15 1947 जब देश आजाद होगा इंडिया, तब प्रिंसली स्टेट हैदराबाद की भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी। लेकिन इनको बेचारों को मना कर दिया। किसने मना कर दिया? लॉर्ड माउंटबेटन। रजाकर्स और एन आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है रजाकर्स। रजाकर्स मेनली मालाबार रीजन से हैं, ठीक है। वहां के कुछ मुस्लिम लोग हैं जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी हैदराबाद में। क्यों बनी? क्योंकि ये चाहते थे कि हैदराबाद इंटीग्रेट हो जाए। भाई मुस्लिम्स हैं यार, ये क्यों बोलेंगे कि इंडिया में इंटीग्रेट होना है? तो आर तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाते। बट हाँ, रजाकर्स एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो कहाँ पे बनी थी? हैदराबाद में, ठीक है। रजाकर एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट्स की। ये मुस्लिम्स थे जो स्टेट के उनको प्रोवोक करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपोज किया, लेकिन उस पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको था बोलने तो क्या उखाड़ लेंगे हमारा। फिर यहाँ पर भी बहुत ही दुखी होके इंडिया की गवर्नमेंट को जबरदस्ती एक मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा कि भाई ठीक है, अब निजाम नहीं मान रहे हैं हैदराबाद के, चलो उनको भी धक्के से मनाना पड़ेगा। ऑपरेशन पोलो होता है, एक मिलिट्री एक्शन हैदराबाद में बिल्कुल होता है। वहां पे इन्होंने अपनी आर्मी भेजी, रजाकर्स ने, निजाम ने बहुत कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी के सामने हार गए। हारे तो उन्हें भी इंडिया में इंक्लूड होना पड़ा। तो ये जो इंडियन आर्मी भेजी गई थी मिलिट्री एक्शन लेने के लिए हैदराबाद में, उसको बोलते हैं बच्चे ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलो ग्राउंड्स। क्यों ऑपरेशन पोलो बोला? क्योंकि वहां जो हैदराबाद है वहां पे सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड्स थे उस समय पे। सो दैट्स योर आंसर। ऑपरेशन पोलो जो इंडियन आर्मी ने किया था मिलिट्री को ले जाके, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड्स वहीं पे थे, अराउंड 17। इस एक्शन में जो 5 दिन के लिए चला, बहुत से रजाकर और बहुत से सोल्जर्स हैदराबाद के मारे गए। इंडियन आर्मी ने भी अपने बहुत से लोगों को खो दिया था, लेकिन जो हैदराबाद था वो देश में इंक्लूड हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज अ मेजर चैलेंज। बिल्कुल था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड करना इंडिपेंडेंस के बाद अपने देश में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 2-3 तो यार मान ही नहीं रहे थे, परेशान हो गए थे हम लोग। क्यों? क्योंकि मेनी रूलर्स वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट और वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान, ठीक है। कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान में जाना चाहते थे, इसलिए इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। अब बारी आती है रूलर ऑफ कश्मीर की। अब ये बेचारा उलझ गया। कश्मीर की बाउंड्री इंडिया से भी लगती है, कश्मीर की बाउंड्री पाकिस्तान से भी लगती है। इन्होंने सोचा कि यार क्या ही करूंगा मैं, छोड़ो, किसी में नहीं जाता, इंडिपेंडेंट रहते हैं। यार इनके बेचारे की हालत समझ में भी आती है। तो रूलर कौन थे? मीर उस्मान अली खान, तो हमने अभी अभी पढ़ा, हैदराबाद के थे। लियाकत अली खान कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग की तरफ से। अब आते हैं महाराजा हरि सिंह, ये थे रूलर ऑफ कश्मीर। अब जब तुमने नाम के पीछे सिंह लगा ही लिया, आना तो तुम्हें पड़ेगी इंडिया में, है ना। तो महाराजा हरि सिंह ये राजा थे। ये सोचते थे यार कहाँ जाऊंगा, छोड़ो, देश में रहता हूँ, ठीक है, अपने कश्मीर में रहता हूँ। महाराजा हरि सिंह ही थे यहाँ के रूलर। लोकेशन क्या है कश्मीर की? नॉर्थ ऑफ इंडिया। रूलर है महाराजा हरि सिंह जो हिंदू हैं। पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी यहाँ पे। बॉर्डर दोनों के ही साथ लगता है, सबसे बुरी किस्मत। देयरफॉर दोनों ही कंट्रीज चाहती थी, वर विलिंग टू इंक्लूड देयर इट इन देयर कंट्री। दोनों ही कंट्रीज चाहती थी कि कश्मीर उनकी उनकी कंट्री में आ जाए। बट रूलर ऑफ कश्मीर किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बोला कि भैया हम एक अग्रीमेंट नेगोशिएट कर लेते हैं, एक अग्रीमेंट बना लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान, और जो भी हमारा ऑर्डर रहेगा उसको फॉलो करेंगे, हम एक नेगोशिएशन कर लेते हैं। पाकिस्तान मान गई थी, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं माने। इंडिया को पता था अगर मान लिया तो कहीं ना कहीं हमारा होल्ड चला जाएगा।
अब कश्मीर क्यों जरूरी था भैया दोनों कंट्रीज के लिए? मिनरल रिच है? नहीं, मिनरल रिच तो क्या होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। इकोनॉमिकली एडवांस वाला भी कुछ काम नहीं था वहां पे, कैपिटल सिटी भी नहीं थी, वो दोनों ही कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था हमारे लिए। ठीक है, पाकिस्तान इम्पोज्ड एन इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑन कश्मीर। अब पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान चाहे एग्रीमेंट के लिए साइन हो गया, दिमाग में तो उनके कुछ और था, तो जैसे इंडिया ने मना किया और ये फाइनल हो गया कि भैया पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही कश्मीर वाले नहीं इंक्लूड होना चाहते, पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया और वहां पे खाना पीना और पेट्रोल दोनों ही चीजें बंद कर दी। मतलब ना तो तुम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन पे मूव कर सकते हो, ना ही तुम्हारे लिए खाने पीने को कुछ मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे, परेशान हो जाओगे, है ना। यही पाकिस्तान ने किया। इन ऑर्डर टू फोर्स द प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर टू ज्वाइन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स लगा दिया, फूड ग्रेन्स और पेट्रोल और जितनी भी जरूरी और सामान थी वो सबकी सब इन्होंने क्या कर दी, स्टॉप कर दी वहां पे भेजनी कश्मीर में। ट्राइबल्स ने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी शुरू करी। देखो हैदराबाद में किसने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, रजाकर्स ने। कश्मीर में ट्रबल क्रिएट करा ट्राइबल्स ने। मेहरचंद महाजन थे जो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, उन्होंने पाकिस्तान के इस एक्शन को कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान पे उस चीज का कोई असर नहीं, और पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप हमें क्या बोल रहे हो, उनको तो बस एरिया अपने अंडर चाहिए। Who led the Jammu and Kashmir army against the tribal attackers? अब कश्मीर में जो उनकी आर्मी थी, कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर की, उसको किसने लीड किया इन ट्राइबल अटैकर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए? गुरदयाल सिंह, तुम्हें याद है, ठीक है, इन्होंने जूनागढ़ की जो गवर्नमेंट, जूनागढ़ की एरिया था उसको इंडिया में इंक्लूड करने के लिए पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के कौन आर्मी को लीड कर रहे थे? कर्नल नारायण सिंह। ये थे जो ट्राइबल अटैकर्स के अगेंस्ट यहाँ पे खड़े हो रहे थे। ठीक है, इन ऑर्डर टू फोर्स द प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर टू ज्वाइन, पाकिस्तान ने वहां पे क्या लगा दिया, ब्लॉकेड्स लगा दी। ये तो हमने पढ़ लिया यार ना, ठीक है। कश्मीर डिस्प्यूट आज भी कंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान ने आज भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं की कि जो कश्मीर है वो इंडिया का एक हिस्सा है, पाकिस्तान नहीं माना, इसीलिए वो पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान अभी भी कश्मीर को अपने एरिया के अंडर करने की कोशिश करता है। कश्मीर वॉर खत्म हो जाती है 1949 में बच्चे, ठीक है, खत्म हो गई 1 जनवरी को। एक साल बढ़िया चढ़ा इन लोगों का। क्यों हुई? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बीच में आ गए, उन्होंने बोला कि भैया बस करो, अब कोई लड़ाई नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, पाकिस्तान उसके लिए नहीं माना। और ये जो प्रॉब्लम है कश्मीर की, वो आज के टाइम पे भी इंडिया और पाकिस्तान में चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने इंडिपेंडेंस मांगी। इंडिपेंडेंस मांगते तो इकट्ठा थोड़ी करते, फिर तो अलग अलग करना पड़ता। मॉडर्न फैसिलिटीज मुश्किल हो रही थी इनको प्रोवाइड करनी, बिल्कुल। ये बहुत छोटी छोटी स्टेट्स, जगहें थी बहुत छोटी छोटी, जिस रीजन से इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना मुश्किल हो रहा था, तो हमने बोला ठीक है यार, तुम जाओ इकट्ठा हो जाओ। ठीक है, मर्जर होता है स्मॉल स्टेट्स का नेबरिंग स्टेट्स के साथ। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे थे। अब होता क्या है, जैसे स्टेट ऑफ बड़ौदा बहुत ही छोटा सा एरिया था, उसको बॉम्बे प्रोविंस में डाल दिया। पेप्सू राजस्थान, मध्य भारत, सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश, इन सबको इकट्ठा करके एक स्टेट बना दिया। मैसूर, जम्मू एंड हैदराबाद बहुत बड़े एरियाज थे, तो इनको बोला कि ठीक है तुम लोग अपना ऐसे ही रहो, ठीक है, तुमने कोई चेंज नहीं करना। Which of the following was allowed to remain same or to remain unchanged territorially? सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश और पेप्सू को तो इकट्ठा करके एक स्टेट बना दिया ना, तो कौन बचा? जम्मू एंड कश्मीर। जैसा नाम वैसा काम वैसा जगह, तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया, सेम। Which category included states under governors? अब देखो, इनको रन करने के लिए हमने 4 कैटेगरीज बनाई थी, कैटेगरी ABCD। गवर्नर्स वाली कैटेगरी थी कैटेगरी ए, ठीक है। कैटेगरी ए जो गवर्नर्स थे ब्रिटिश इंडिया के, उनके अंडर थी। कैटेगरी बी में प्रिंसली स्टेट्स डाल दी। कैटेगरी सी में चीफ कमिश्नर्स बना दिए। कैटेगरी डी सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स थे, ठीक है। इन कैटेगरीज को याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है।
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स किस कैटेगरी में थे? कैटेगरी डी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है बच्चे, कब बनती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है। अभी तो क्या हुई है? कॉन्स्टिट्यूट हुई है ये, 1956 में इनैक्ट होती है। देखो बनी कब? 53 में, चालू कब हुई? 56 में। तो जितनी भी इसमें उस समय पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, उनको इकट्ठा कर दिया लैंग्वेज के बेस पे, और जो हमारी कैटेगरीज थी, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया, कैटेगरीज को एबॉलिश कर दिया। कैटेगरीज वर लेटर एबॉलिश्ड, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। यार मैम सेम ही क्वेश्चन बिल्कुल अगला डाल दिया, फिर तो हमें आते ही होएगा, है ना। चलो रिहेबिलिटेशन पे आगे बच्चे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिहेबिलिटेशन, जो कि एक बहुत मेजर चैलेंज बन गया, क्योंकि अब हमें पाकिस्तान से अपने लोगों को लेके भी आना है, अपने देश से उन लोगों को बाहर भी भेजना है। क्यों एक मेजर चैलेंज बन गया? क्योंकि इससे लार्ज स्केल माइग्रेशन और वायलेंस हुई, बिल्कुल होती है, इसलिए एक करेक्ट आंसर बन जाता है। अगस्त 15 1947 में पार्टीशन के साथ साथ क्रिएशन हो जाती है एक नई स्टेट की, ठीक है। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही पेनफुल समय था ये। एक जगह पे तो हम खुश हो रहे थे कि भैया हम इंडिपेंडेंट हो गए, दूसरी जगह पे हमारे बहुत से लोग मारे गए, बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, जिससे हमें बहुत दिक्कत हुई। हिंदूज और सिख्स ने सबसे ज्यादा सफर किया है इस डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि इन्हें आना था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान वालों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि इनको अपनी लैंड, अपने घर और अपने बिजनेस सब पाकिस्तान में छोड़ के आने पड़े, बिल्कुल, ठीक है। हिंदूज और सिख्स जो डिस्प्लेस हो रहे थे पाकिस्तान से, उनको बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी। क्यों? पार्टीशन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। कैसे? इनको एकोमोडेशन इनके पास नहीं थी, घर इनके पास नहीं था, इनका खाना, कपड़ा और जो भी चीजें रहती हैं इंपॉर्टेंट, वो चली गई, इनकी लैंड, जमीन चली गई, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस इनके पास कुछ नहीं था। ये अपने जो प्यारे से लोग होते हैं ना, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, सबसे बिछड़ चुके थे। कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप बनाया गया, बिल्कुल बच्चों, बहुत से रिफ्यूजी कैंप्स बने, सबसे बड़ा बना कुरुक्षेत्र में। 3 लाख लोग ऑलमोस्ट वहां पे क्या कर दिए गए? डिस्प्लेस कर दिए गए। अब देखो फैसिलिटीज क्या क्या ये लोग देते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या बनाया था ना बच्चे, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनाया था। 160 के आसपास इन्होंने कैंप्स खड़े कर दिए थे। सबसे बड़ा था कुरुक्षेत्र में, जहां पे क्या अरेंजमेंट्स हो रहे थे, खाना, कपड़ा, मकान सब उनको दे रहे थे। डॉक्टर्स और फ्री मेडिसिन भी थी बीमार लोगों के लिए। राशन कार्ड्स दे रहे थे ताकि सब लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम दाम में, बहुत कम पैसों में चीजें आ सकें। एक सेवा सदन सेट कर दिया जलंधर में लड़कियों को विमेंस की केयर करने के लिए, ठीक है, लड़कियों की विमेंस की केयर करने के लिए। अर्बन और रूरल सेटलमेंट, 2 तरीकों से हमने रिफ्यूजीज को सेटल किया देश में, बिल्कुल। अर्बन मतलब जो लोग सिटीज से आए थे उनको सिटीज में स्टैब्लिश करना था, जो लोग विलेजेस से आए थे उनको विलेजेस में सेटल करना था। हमने इसीलिए 2 सेटलमेंट्स बना दी, अर्बन और रूरल। डिस्प्लेस्ड पीपल वर रीसेटल्ड अकॉर्डिंग टू देयर अर्लियर लाइफस्टाइल। पिंड में रहते थे, पिंड बना दिए, शहर में रहते थे, शहर बना दिया। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। सॉरी डिस्प्लेस्ड फार्मर्स लेफ्ट बिहाइंड हाउ मच कल्टिवेबल लैंड इन पाकिस्तान। बच्चे मैंने तुम्हें जस्ट दे दिया है कि अगर तुम इन नंबर्स को एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लो। कितने लोग डिस्प्लेस हुए थे? 67 लाख एकड़ की जो लैंड थी लोगों की, वो ये लोग पाकिस्तान में छोड़ के आए थे। जो इंडिया से लोग पाकिस्तान गए थे वो सिर्फ और सिर्फ 47 लाख एकड़ की लैंड छोड़ के गए थे। ये और बड़ा चैलेंज बन गया। 20 लाख एकड़ हमारे पास कम है, हम अपने आने वाले लोगों को क्या देंगे? आफ्टर पार्टीशन अराउंड 3.5 लाख जो फार्मर्स थे हमारे, वो पाकिस्तान से इंडिया आते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन लोगों को हमें इनकी लैंड देनी थी, कुछ बड़े फार्मर्स थे, कुछ स्मॉल फार्मर्स थे। पाकिस्तान से इंडिया 67 लाख एकड़ की जमीन छोड़ के आए, इंडिया से पाकिस्तान गए सिर्फ 47 लाख एकड़ की जमीन छोड़ के गए।
तो अब गवर्नमेंट को प्लान बनाना था कि एग्रीकल्चर लैंड आखिर में अलॉट कैसे करें. Why did government deduct more land from the big farmers? Obviously, big farmers को बहुत बड़ी बड़ी जमीन देनी थी, तो यार उनसे हम थोड़ी जमीन लेके अगर छोटे फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को दे दे तो उनका भी भला हो जाएगा और थोड़ा फेयर ट्रीटमेंट भी हो जाएगा. इसी बात के बारे में सोच के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड दे दी स्मॉल फार्मर्स को, बिग फार्मर्स की लैंड थोड़ी कम कर दी. ठीक है, लैंड देते हुए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फॉलो करी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की. अरेंजमेंट्स बनाए कि भैया बिग फार्मर से लैंड थोड़ी ले लेते हैं और वही लैंड हम स्मॉल फार्मर्स को दे देते हैं. जैसे कि अगर कोई पर्सन 500 एकड़ की लैंड छोड़ के आया था तो उसको 126 एकड़ की लैंड दे दी. अगर कोई 10 एकड़ छोड़ के आया था तो उसको 7.5 एकड़ की लैंड दे दी. ठीक है. Many displaced money lenders became poor. अब मनी लेंडर्स कौन होते हैं, जो पैसा उधार पे देते हैं. अब बहुत से डिस्प्लेस्ड मनी लेंडर्स थे जो पुअर हो गए बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी चली गई नहीं, एंसेस्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गए, उनके बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गए. पैसा कहां से आएगा जब तुम्हारे पास काम करने के लिए बिजनेस ही नहीं है. तो ड्यू टू पार्टीशन बहुत वेल्दी मनी लेंडर्स थे जो पाकिस्तान में तो बहुत वेल्दी थे, इंडिया आते ही पुअर हो गए. बहुत से बिजनेसेस ऐसे थे इनके जो एंसेस्ट्रल थे बट इनकी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रह गई. फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई. गवर्नमेंट ने इनको हेल्प किया, इनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी कि भैया आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, हम तुम्हें बहुत कम रेट के ऊपर लोन देंगे. गवर्नमेंट ने डिस्प्लेस्ड पीपल की हेल्प कैसे की, फाइनेंशियली, उनको लो इंटरेस्ट लोन्स देके. फाइनेंशियल हेल्प तुम कभी भी किसी की करोगे ना बच्चे, वो सिर्फ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगी. ठीक है. कॉम्पनसेशन किस बेसिस पे गया लोगों को कॉम्पनसेट किया हमने उस बेसिस पे जिस तरीके से हमें प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स आए थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, जो कि पहले रिकॉर्ड्स हमें नहीं दे रही थी, बाद में इन्होंने दे दिए थे. शुक्र मनाओ इनका कि पाकिस्तान इनिशियली हेजिटेट कर रहा था रिकॉर्ड्स देने के लिए कि भैया किसके पास कितनी जमीन थी वहां पर, लेकिन बाद में इन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट को ये रिकॉर्ड्स दे दिए थे. इस रिकॉर्ड के बिना पे हमने डिसाइड किया कि हम किसको कितना कॉम्पनसेशन देंगे और एक कॉम्पनसेशन स्कीम बनी 1955 में. हाउसेस और शॉप्स को अलॉट कर दिया एज कॉम्पनसेशन. ठीक है. जिनको एज अ कॉम्पनसेशन जो भी घर दिया उन पे बोला कि भैया परमानेंट राइट्स हैं, आज से ये घर तुम्हारे नाम है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, आज से ये जो घर जिसमें तुम रह रहे हो वो तुम्हारे नाम हम कर रहे हैं. और आज के समय में हाउसेस के प्रॉपर्टी रेट्स इतने हाई हैं कि बहुत अमीर लोग बने हुए हैं देश में भी. ठीक है. फाइनलाइज हो जाती है कॉम्पनसेशन स्कीम, क्लेम्स फाइल करने शुरू कर देते हैं. अब क्लेम तो मैं 50 लाख कर लूं, वो मेरे पास वहां पे 10 लाख है ना पाकिस्तान में, तो फॉर्मूला बनाया कि भैया डिडक्ट कर लो जो भी ये लोग क्लेम मांग रहे हो उसमें से कुछ कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लो, किस बेसिस पे, जैसा भी तुम इन्हें कॉम्पेंसेशन दे रहे हो. घर दुकानें इनको सब पे क्या दे दिया, परमानेंट राइट दे दिया कि आज से ये प्रॉपर्टीज तुम्हारी हैं, कोई तुमसे इन्हें छीन नहीं सकता है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने डेस्टिट्यूट वुमेन्स की हेल्प की. बहुत से वुमेन्स, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो खो गए, मिले तो सही लेकिन इनके कोई रिश्तेदार इनको क्लेम करने के लिए नहीं आते हैं, जिस रीजन से बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पुलिस के साथ मिलकर काम करती हैं. ऐसी ही एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी आर्य समाज. देखो, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आर्य समाज है. ठीक है. Many women who were brought to India after being discovered from Pakistan, वो विडोज बन चुकी थी, हस्बैंड्स का आता पता नहीं था, बहुत से डेस्टिट्यूट भी थी. गवर्नमेंट ने 7 आश्रम्स खोले, बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आई जैसे आर्य समाज जिन्होंने आश्रम्स खोले. ठीक है. और इन सबको कुछ ट्रेनिंग दी कि ठीक है तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, अपना बिजनेस, अपना काम कुछ भी कर सकते हो. ऑर्फन चिल्ड्रन को कहाँ भेजा, ऑब्वियसली प्रिंसली स्टेट तो खत्म हो चुकी थी ना, ऑर्फनेज में भेजेंगे या गुरुकुल में भेजेंगे, या तो ऑर्फनेज में भेजेंगे इनका ध्यान रखा जा सके, गुरुकुल में भेजेंगे इनको पढ़ाया जा सके. ठीक है.
अलॉन्ग विद दीज वुमेन बहुत सी वुमेन्स ऐसी थी, बहुत से बच्चे ऐसे थे, ऑर्फन बच्चे थे जो इंडिया आए, ऑर्फनेजेस ओपन किए गए, इनको स्कूल भेजा गया, गुरुकुल भेजा गया, जहां पे इनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए बहुत सा काम किया गया। बहुत से हिंदू ईस्ट पाकिस्तान में रह गए, क्यों, क्या सोच के? उन्हें लगा यार वेस्ट पाकिस्तान है वो, ईस्ट में थोड़ी शांति रहेगी, क्या पता माहौल सुधर जाए। वेल्दी थे नहीं, दे होप्ड कंडीशंस वुड इम्प्रूव, बट एक्चुअल में ये जो कंडीशंस थी वो इम्प्रूव नहीं होती हैं। इंडिपेंडेंस के साथ ईस्ट पाकिस्तान जन्म ले लेता है वेस्ट पाकिस्तान के साथ साथ। जो वेस्ट पाकिस्तान आए थे वो तो बहुत ही थोड़े टाइम में आ गए, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे थे उनको बहुत टाइम लगा। बहुत से लोग इसलिए रह गए कि शायद वहां पे कंडीशंस इंप्रूव हो जाएं, लेकिन जब वो नहीं हुई, दुखी हुए और अल्टीमेटली इंडिया आ गए। आज भी ये लोग इंडिया आ ही जा रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प्ड डिस्प्लेस्ड पीपल, बिल्कुल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली लोगों को, इसलिए वो सेल्फ रिलायंट हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने उनको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर दिए। बिल्कुल सही आंसर है ये, तो तुम्हारा आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, कॉम्पनसेशन कुड नॉट बी गिवन इमीडिएटली, क्यों हम पार्टीशन होते ही इनको कॉम्पनसेट नहीं कर पाए लोगों को? क्योंकि पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड्स थे वो देने में डिले कर दिया, पहले तो हेजिटेट कर रहे थे, बाद में दे दिया। बिल्कुल सही आंसर है। रिहैबिलिटेशन होती है विमेन और चिल्ड्रन की एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रिहैबिलिटेट करना इनको बहुत बड़ा चैलेंज क्यों था? क्योंकि हमें पता ही नहीं था ये लोग कहाँ हैं, एब्डक्ट हो गए, फोर्स्ड कर दिया गया, इन्हें फोर्सफुल इनकी शादियां करा दी गई, और बहुत से लोग विडो भी हो गई थी विमेन्स, इसलिए मुश्किल था इनको अपने देश में वापस लेके आना। बहुत सी हिंदू और सिख विमेन, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन, ये सब किडनैप हो गए थे। इनको बहुत इनह्यूमनली ट्रीट किया जा रहा था। विमेन्स एंड गर्ल्स को एक मैन से दूसरे मैन को सेल किया जा रहा था, फोर्सफुली शादियां करा दी, इस्लाम में भी कन्वर्ट करा लिया। इनको ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन दोनों ही सरकारों ने मिलके इनको ढूंढा। ठीक है, इनको एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया, देश में लेके आए, और इनकी जो जिंदगियां थी वो बचा ली। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, रिहैबिलिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्यों? हमें आर्य समाज से पता चलता है ये कि आर्य समाज ने बहुत से इनके लिए आश्रम्स भी खुलवाए थे। ठीक है, क्यों इन्होंने ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? क्योंकि गवर्नमेंट अकेली काम नहीं कर सकती थी इसके ऊपर, सबको मिलजुल के करना था। तो इनके साथ साथ गवर्नमेंट हो गई, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पुलिस हो गई, आम जनता हो गई, डिस्प्लेस्ड पीपल खुद हो गए, सबने मिलके काम किया। माइग्रेशन ईस्ट पाकिस्तान से आज भी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, वो अभी भी खत्म नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है माइनॉरिटीज के साथ, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट अभी भी चल रही है और चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन वर्क फेस्ड करप्शन एंड शॉर्टकमिंग्स। बहुत सी करप्शन हमने देखी, इसमें बहुत सी शॉर्टकमिंग्स देखी। क्यों? क्योंकि इसमें बिलियंस ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल थे। यार ऐसा हो सकता है? करप्शन कौन करेगा? सरकार के लोग करेंगे। तो लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, डिस्प्लेस्ड पीपल इन्वॉल्व थे, ये कोई बात नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा नो। अब देखो, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट से बहुत सालों के जो रिहैबिलिटेशन का काम था वो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे वो सक्सेसफुली हो गया। बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स आई, बहुत सी करप्शन आई, जिसने इस काम को मुश्किल बना दिया, लेकिन बिगेस्ट क्रेडिट हम आज भी उनको देते हैं जो डिस्प्लेस हुए। उन्होंने बहुत से प्रशंसादायी काम किए, बहुत पेशेंस रखी, दिन रात काम किया, और छोटा बड़ा कुछ भी काम करने से नहीं हिचकिचाए, और आज के टाइम में ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। बिगेस्ट क्रेडिट गोज टू द डिस्प्लेस्ड पीपल, बिल्कुल। क्यों? दे वर्कड हार्ड एंड एक्सेप्टेड इवन स्मॉल जॉब्स, छोटे छोटे काम भी इन्होंने एक्सेप्ट किए, लेकिन किए। ठीक है, रिहैबिलिटेशन स्ट्रेंथन इंडियाज इकोनॉमी। लॉन्ग रन में रिहैबिलिटेशन ने इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत बढ़िया बना दी है। क्यों? क्योंकि रिफ्यूजीज ने एग्रीकल्चर और बिजनेसेस को बहुत आगे तक बढ़ाया। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत बूस्ट मिला इन लोगों से जो वहां से आए, और उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर, हमारा बिजनेस सेक्टर बहुत इंप्रूव कर दिया।
सो दैट्स इट बच्चे फॉर दिस चैप्टर। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जल्दी ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।